आइए आज हम स्टडी करेंगे नीट का अनसाल पेपर। चैप्टर 2 है यूनिट एंड मेजरमेंट। कहने का मतलब मात्रक एवं मापन। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल मतलब ऊष्मा, कंडक्टिविटी मतलब चालकता। तो ऊष्मा की चालकता का यूनिट पूछ रहा है कि मात्रक क्या होगा। ऊष्मा की चालकता का मात्रक। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें हैं जो हो सकता है आपको नहीं लगे। उसका कारण यह है कि यहाँ पर जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो क्वेश्चन यह सोच करके नहीं दिए गए कि आपने पूरी किताब नहीं पढ़ी। क्योंकि नीट का आप पेपर दे रहे हैं तो पेपर बनाने वाले ने माना है कि आपने पूरी किताब पढ़ ली है। तो ऊष्मा चालकता जिसको K से लिखते हैं, इसका फार्मूला होता है Qx/A ब्रैकेट में T1 - T2 इंटू स्मॉल टी या डेल्टा कैपिटल T इंटू स्मॉल टी। ये फार्मूला होता है। तो जितने भी फार्मूले हमको यहाँ पर मिल रहे हैं उन सारे फार्मूलों को याद कर लेना है, क्योंकि यही फिर से आपसे जब नीट का पेपर देंगे तो पूछा जा सकता है। तो ये फार्मूला हो गया। ये नहीं सोचना है आपको कि हमने तो ये फार्मूला पढ़ा ही नहीं। आगे जब चैप्टर पढ़ेंगे थर्मल कंडक्टिविटी, ऊष्मा से संबंधित चैप्टर जब भी पढ़ेंगे तो वहाँ ये मिलेगा। तो चूंकि इसको विमा या मात्रक पूछना है तो इसलिए उसने यहाँ पे पूछ लिया, क्योंकि आपका चैप्टर मात्रक और मापन से संबंधित है। तो यहाँ पर जो K = Qx/A T1 - T2 ब्रैकेट में और बाहर स्मॉल टी। तो यहाँ पर जो Q है कह रहा है वेयर Q इज द अमाउंट ऑफ हीट फ्लो। कितनी ऊष्मा का फ्लो हुआ। मान लीजिए कोई प्लेट है, इस तरह की कोई प्लेट है। मान लीजिए कोई प्लेट है लोहे की, तो इसमें कितनी ऊष्मा इस साइड से इस साइड तक जा रही है वो Q है। ये कितनी मोटी है वो X है। थिकनेस ऑफ स्लैब, इसको स्लैब कहेंगे। तो मोटी कितनी है वो X है। और एरिया अक्रॉस सेक्शन, अगर इसको काट दिया जाए तो ये जो है इसका एरिया, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो ये इसके एरिया है, ए जो लिखा गया। टी टाइम है जो ऊष्मा क्यों दी गई है, वो यहाँ से इस तरफ से इस तरफ पहुंचने में कितना समय लेती है वो टी दिया गया है। तो सारी चीजें दे दी। तो K = चूंकि ऊष्मा है, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा होती है, तो ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, तो जूल लिख दिए। अब X हमारी थिकनेस है, मोटाई है, इसको मीटर में नापेंगे तो मीटर लिख दिया। अपान ये एरिया है, तो एरिया लंबाई गुणे चौड़ाई, तो इसलिए मीटर स्क्वायर हो गया। टेम्परेचर, ये तापमान है T, टेम्परेचर, तो इसको केल्विन में नापते हैं तो K लिख दिया। T हमारा समय है, एक तरफ से दूसरे तरफ ऊष्मा को जाने में कितना समय लगा तो S लिख दिया। अब जूल पर सेकंड को वाट कहते हैं, तो वाट लिख दिया W। मीटर से मीटर कट गया तो 1/मीटर बचा और 1/केल्विन। तो हमारा हो गया वाट मीटर की पावर 1, केल्विन की पावर -1, मीटर की पावर -1, क्योंकि दोनों ऊपर चले गए। तो यही हमारा मात्रक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कह रहा है द डैम्पिंग फोर्स ऑन एन ऑसिलेटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी।
द यूनिट ऑफ द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आर। तो सबसे पहले आप डैम्पिंग फोर्स समझिए। मान लीजिए कोई बच्चा झूले में झूल रहा है और झूला में एक दूसरा बच्चा बाहर खड़ा है, उसको झुला रहा है। तो जितनी ताकत से झुला रहा है, तो ताकत यानी जो बल लगा रहा है उसी को डैम्पिंग फोर्स कहते हैं। अब ऑसिलेटर का मतलब जो झूला झूल रहा है उसमें जो इधर उधर ऐसे ऐसे झूला जा रहा है, इसको ऑसिलेशन कहेंगे। तो वही कह रहा है द डैम्पिंग फोर्स ऑफ एन ऑसिलेटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। वेग के, वो जो ऐसे ढकेल रहा है झूले को, तो झूले में जो वेग आ रहा है, तो कह रहा है जो फोर्स है उस वेग के समानुक्रमानुपाती है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब समानुपाती है। तो कह रहा है द यूनिट ऑफ द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, यानी उस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो कुछ कांस्टेंट लगाएंगे, तो कह रहा है उसका मात्रक क्या है, यूनिट। तो यहां पर देखते हैं, देखिए जैसे कह रहा है वैसे ही हम लोग कर लेंगे। डैम्पिंग फोर्स एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, क्योंकि कह रहा है अब प्रोपोर्शनल हटाना है तो जाहिर सी बात है कि स्थिरांक आ जाता है, तो एफ इक्वल टू के वी हो गया। अब हमको यही कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जो है के, इसी का मात्रक पूछ रहा है। तो वेयर के इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, यानी प्रोपोर्शनल ये जो बना है उसको हटाने के लिए जो कांस्टेंट लगाया गया उसी को कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी बोलेंगे। तो इसलिए के इक्वल टू एफ इक्वल टू के वी, तो के इक्वल टू एफ अपान वी हो जाएगा। एफ बल का मात्रक न्यूटन होता है तो न्यूटन लिख दिया, वेग का मीटर पर सेकंड होता है तो मीटर पर सेकंड लिख दिया। अब देखिए न्यूटन है एफ हमारा, तो एफ इक्वल टू मास इक्वल टू द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान का यम हो जाएगा और त्वरण का एल टी माइनस 2 हो जाएगा। यानी द्रव्यमान को किलोग्राम में, एल मतलब लंबाई तो मीटर में, समय टी माइनस 2 तो सेकंड की पावर माइनस 2, वही लिख दिया इसमें। अपान मीटर पर सेकंड है ही, तो मीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड कट जाएगा तो केवल सेकंड की पावर -1 बचेगी, केजी। तो केजी सेकंड की पावर -1 इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी का मात्रक हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कह रहा है द यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। द यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब देखिए परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का मतलब अंतरिक्ष का परावैद्युतांक। परमिटिविटी का मतलब परावैद्युतांक। तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का मात्रक पूछ रहा है, जिसको एप्सिलॉन कहते हैं। तो इसको देख लेते हैं। पूरा खेल केवल फार्मूले का है। अगर आपको फार्मूले याद है तो सब कुछ निकल जाएगा। तो देखिए दो चार्ज पार्टिकल, अब इसको हम लोग आगे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। मान लीजिए दो चार्ज पार्टिकल हैं, इनके बीच डिस्टेंस r है और इनके बीच F फोर्स लग रहा है, ये Q है, ये भी Q है। तो जो फोर्स लग रहा है, तो फोर्स का फार्मूला होता है F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। अब यहाँ पर Q1 Q2 दोनों Q हैं तो Q स्क्वायर हो जाएगा, Q स्क्वायर अपान R स्क्वायर हो जाएगा। अब हमको निकालना है एप्सिलॉन, तो एप्सिलॉन इक्वल टू 1/4 पाई Q स्क्वायर अपान FR स्क्वायर। सब की वैल्यू रखेंगे। 1/4 पाई ये बीमाहीन है, इसका कोई मतलब नहीं। Q हमारा चार्ज है, चार्ज का मात्रक कूलाम होता है तो कूलाम स्क्वायर हो गया। F हमारा फोर्स है, बल का मात्रक होता है न्यूटन। R हमारी बीच की दूरी है, दूरी को मीटर में नापते हैं तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो यह एप्सिलॉन नॉट यानी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का मात्रक कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग निकालेंगे।
क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कह रहा है ए स्क्रू गेज हैज लीस्ट काउंट ऑफ 0.1 मिलीमीटर। एक स्क्रू गेज है जिसको पेंच मापी हिंदी में कहते थे। कह रहा है उसका लीस्ट काउंट यानी अल्पतमांक 0.01 मिलीमीटर है। एंड देयर आर 50 डिवीजन इन सर्कुलर पैमाना, सर्कुलर स्केल। और उसके सर्कुलर स्केल में मतलब वृत्तीय खाने जो हैं वो कितने हैं? 50 डिवीजन है। कह रहा है द पिच ऑफ द स्क्रू गेज, स्क्रू गेज का पिच यानी चूड़ी अंतराल पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखते हैं, हमको दे दिया है जो स्क्रू गेज है उसका पेंच मापी है, उसका लिस्ट काउंट यानी अल्पतमांक दे दिया है 0.01। एंड नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन, वृत्तीय पैमाने पर खानों की संख्या कितनी है? 50। तो हमसे पिच पूछ रहा है कि चूड़ी अंतराल कितना है। तो चूड़ी अंतराल का फार्मूला होता है स्क्रू गेज का पिच इक्वल टू लीस्ट काउंट इनटू नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। ये सूत्र होता है। चूड़ी अंतराल बराबर अल्पतमांक गुणे नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। तो लिस्ट काउंट यानी अल्पतमांक हमको दे दिया है 0.01 इंटू सर्कुलर पैमाने पर 50 खाने हैं तो 50 का गुणा किया तो 0.5 मिलीमीटर आ गया। इतना इसका अल्पतमांक हो जाएगा क्योंकि मिलीमीटर में नापता है, एनसीईआरटी में हमने पढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कह रहा है इन एन एक्सपेरिमेंट द परसेंटेज ऑफ एरर ऑकर्ड इन द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। कह रहा है एक प्रयोग में जो प्रतिशत त्रुटि है एक फिजिकल क्वांटिटी यानी भौतिक राशि के नापने में, मेजरमेंट का नापने में, तो भौतिक राशियां ए बी सी और डी हैं तो इनके नापने में प्रतिशत त्रुटि कितनी आ रही है? 1%, 2%, 3% और 4% रेस्पेक्टिवली का मतलब क्रमशः। कह रहा है देन द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ एरर इन द मेजरमेंट। तो अधिकतम प्रतिशत त्रुटि क्या होगी नापते समय? फार्मूला हमको दे दिया है x इक्वल टू ए स्क्वायर बी की पावर हाफ अपॉन सी की पावर 1/3 डी क्यूब। तो यहाँ पर देखिए जो फार्मूला दिया गया है क्वेश्चन में उसको हमने लिख लिया, x बराबर ए स्क्वायर बी की पावर हाफ अपॉन सी की पावर 1/3 और डी क्यूब। अब मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द x मतलब x के नापने में सबसे ज्यादा अधिकतम प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी? तो हमने पीछे पढ़ा था एनसीईआरटी में कि इसको लिखेंगे कैसे? डेल्टा x अपान x या dx अपान x। अब प्रतिशत त्रुटि निकालना है तो 100 का गुणा कर देंगे बराबर ए स्क्वायर है, हमने बताया था कि ये जो स्क्वायर है वो पहले आ जाएगा तो 2, इसको भी वैसे डी अपान ए लिख देंगे। b है इसके पावर हाफ है तो हाफ पहले, इसको भी डी बी अपान बी लिख देंगे, प्लस c की पावर 1/3 है तो 1/3 पहले आ जाएगा, इसको भी डी सी अपान सी लिख देंगे, प्लस डी क्यूब है तो क्यूब पहले आ जाएगा, इसको भी डी डी अपान डी लिख देंगे। प्रतिशत त्रुटि निकालना है तो 100 का गुणा कर देंगे। अब तो ए में प्रतिशत त्रुटि क्वेश्चन में देखिए 1 दिया है, बी में प्रतिशत त्रुटि हमारी 3% दिया है, सी में बी में 2%, सी में 3%, डी में 4%। तो सारी त्रुटियां हम रख देंगे यहाँ पर क्वेश्चन में। 2 से 2 कट जाएगा, 3 से 3 तो 12, 1 13, 1 14, 2 16 हो जाएगा। तो 16% हमारी अधिकतम प्रतिशत त्रुटि हो जाएगी। अधिकतम प्रतिशत त्रुटि में सारी चीजें जोड़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कह रहा है द मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर्स हैज n डिवीजन पर सेंटीमीटर। कह रहा है वर्नियर कैलिपर्स का जो मेन स्केल यानी मुख्य पैमाना है उसमें प्रति सेंटीमीटर में n डिवीजन है यानी n खाने हैं।
कह रहा है n डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद n-1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। जो n डिवीजन है वर्नियर स्केल के, तो वो मेन स्केल के n-1 डिवीजन से कोइंसाइड मतलब आपस में ऊपर नीचे होते हैं, जैसे घुमाया जाए, मतलब n-1 डिवीजन आपस में मिल जाते हैं जाकर के। जैसे किसी बोल्ट को नट में घुमाया जाए तो नट जिस चूड़ी जो बनी है, मान लो 20 चूड़ी है, तो 19वीं चूड़ी पे वो एक दूसरे के ऊपर हो जाए तो 20 में एक कम, ये कहने का मतलब। तो वही n-1 कह दिया। पीछे हमने क्वेश्चन लगाया था, आपने पढ़ा भी। तो कह रहा है द लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स। फिर से क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि मेन स्केल वर्नियर कैलिपर्स का, उसमें n डिवीजन है प्रति सेंटीमीटर। मुख्य पैमाने मेन स्केल के वर्नियर कैलिपर्स के मुख्य पैमाने पर प्रति सेंटीमीटर n खाने हैं। कह रहा है n डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद n-1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। जो n डिवीजन है वर्नियर स्केल के, वो n-1 डिवीजन मुख्य स्केल के उनसे कोइंसाइड करते हैं, मतलब उसके एकदम ऊपर आ जाता है। तो कह रहा है द लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स। तो अल्पतमांक क्या होगा वर्नियर कैलिपर्स का? पीछे हम लोग सेम यही क्वेश्चन कर चुके हैं एनसीईआरटी में, अब फिर वही करने जा रहे हैं। तो देखिए, कह रहा है इफ n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद n-1 डिवीजन ऑफ मुख्य स्केल मेन स्केल। तो कह रहा है यदि n खाने वर्नियर स्केल के n-1 मुख्य स्केल के खानों से कोइंसाइड करते हैं, मतलब उसके सीध में आ जाते हैं, तो इसको क्या हम कह सकते हैं कि n वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू n-1 मेन स्केल डिवीजन। इसका मतलब ये हो गया, n वर्नियर स्केल डिवीजन अगर इसको बराबर करें मेन स्केल डिवीजन के, तो एक खाना घटाएंगे क्योंकि n-1 पे उसका खाना ऊपर बैठता है जाके। तो n वर्नियर स्केल डिवीजन बराबर n-1 मेन स्केल डिवीजन हो गया। तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू ये n इधर आ जाएगा, तो n-1 अपॉन n मेन स्केल डिवीजन। अब लीस्ट काउंट का फार्मूला क्या होता है, इसको याद कर लीजिए। लीस्ट काउंट का फार्मूला होता है 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। ये फार्मूला होता है अल्पतमांक का, कि एक मुख्य पैमाने का खाना माइनस एक वर्नियर पैमाने का खाना। तो एक मुख्य स्केल का खाना माइनस अब 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू इतना मेन स्केल डिवीजन आ गया। तो ये वैल्यू उठा के यहाँ पे रख देंगे। तो n-1 अपॉन n मेन स्केल डिवीजन। तो ये हमारा 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस, अब ये यहाँ पे गुणा होगा, तो 1 मेन स्केल डिवीजन प्लस 1 माइनस n मेन स्केल डिवीजन। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1 अपॉन n मेन स्केल डिवीजन। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन n, और MSD हमारा अब देखिए, जब हम लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा था तो बता रहा था कि जो मेन स्केल है डिवीजन है वो n डिवीजन है प्रति सेंटीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर में n डिवीजन है। तो उसी को 1 अपॉन n कर दिया है कि n डिवीजन 1 सेंटीमीटर में, तो 1 अपॉन n हो जाएगा 1 MSD। n मेन स्केल डिवीजन मतलब n MSD बराबर 1 सेंटीमीटर, तो 1 MSD बराबर 1 अपॉन n सेंटीमीटर। सीधी सीधी बात है कि n खाने हैं 1 सेंटीमीटर में, तो एक खाना होगा 1/n सेंटीमीटर में। तो वही कह रहा है एक खाना है 1 अपॉन n सेंटीमीटर में। तो 1 अपॉन n है ही, और 1 MSD इक्वल टू 1 अपॉन n, तो MSD की जगह 1 अपॉन n रख दिया, तो 1 अपॉन n स्क्वायर सेंटीमीटर आ गया। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कह रहा है कि ए स्टूडेंट मेजर द डायमीटर ऑफ ए स्मॉल स्टील बॉल यूजिंग ए स्क्रू गेज ऑफ लीस्ट काउंट 0.001 सेंटीमीटर। कह रहा है कि स्टूडेंट है, एक छोटी स्टील की गेंद है
उसका डायमीटर मतलब व्यास नापना चाहता है। और यूज क्या कर रहा है, स्क्रू गेज यूज कर रहा है। स्क्रू गेज एक यंत्र होता है जिसका अल्पतमांक 0.001 सेंटीमीटर है, मतलब यहाँ तक वो नाप सकता है। कह रहा है द मेन स्केल रीडिंग इज 5 मिलीमीटर, जो मुख्य पैमाने की माप है वो 5 मिलीमीटर है। एंड 0 ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन कोइंसाइड विद 25 डिवीजन एबव द रिफरेंस लेवल। कह रहा है कि जो सर्कुलर स्केल है उसके 0 खाने, कह रहा है कोइंसाइड कर रहे हैं मतलब ऊपर आ जा रहे हैं 25 डिवीजन एबव द रिफरेंस लेवल। 25 डिवीजन जो रिफरेंस लेवल है उससे कोइंसाइड कर रहे हैं, मतलब उसके ऊपर आ जा रहे हैं। तो कह रहा है इफ स्क्रू गेज हैज ए 0 एरर ऑफ -0.004 सेंटीमीटर, मतलब कह रहा है इफ स्क्रू गेज हैज ए 0 एरर ऑफ -0.004 सेंटीमीटर। तो -0.004 सेंटीमीटर के लिए जो स्क्रू गेज है उसकी एरर 0 है, मतलब कोई त्रुटि नहीं करता है। तो कह रहा है द करेक्ट डायमीटर ऑफ द बॉल इज, तो जो हमारी गेंद है स्टील की उसका अगर हम व्यास नापे तो करेक्ट व्यास कितना होगा। अब यहाँ देखिए कितना सिंपल तरीके से दिया गया है कि डायमीटर ऑफ द बॉल इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट माइनस 0 एरर। ये सब फार्मूले आपको याद करना पड़ेगा। ये फार्मूला आप अगर याद किए हैं तो सीधा सीधा क्वेश्चन है। देखिए तो इसको याद कर लीजिए कि व्यास अगर बाल का निकालना है स्क्रू गेज से नापते समय, तो मेन स्केल रीडिंग मतलब मुख्य पैमाने की माप प्लस वृत्तीय पैमाने की माप मतलब सर्कुलर स्केल डिवीजन गुणे अल्पतमांक माइनस 0 एरर। तो मेन स्केल की रीडिंग 5 मिलीमीटर थी प्लस सर्कुलर स्केल जो था वो 25 खाने इसके जो रिफरेंस लेवल था उसके 0 से टकराता था। तो सर्कुलर स्केल के 25 खाने 0 से टकराते थे तो 25 लिख दिया गुणे अल्पतमांक 0.001 सेंटीमीटर दिया था, कम से कम जितना नाप सकता है, माइनस 0 एरर कितने पे थी, -0.004 सेंटीमीटर नापने पर त्रुटिहीन था वो, 0 एरर थी। तो देखिए साइन सहित लिखना, इस बात को ध्यान रखिएगा नहीं गलत हो जाएगी। तो इस फार्मूलों को सबको याद कर लीजिए। तो अब सीधी जब सब कुछ लिख दिया गया, इसको कैलकुलेट किया तो आ गया 0.529 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कह रहा है इन एन एक्सपेरिमेंट फॉर क्वांटिटीज ए बी सी एंड डी आर measured with percentage error 1, 2, 3 and 4 respectively. Quantity P is calculated as follow. P is equal to A cube B square upon CD, pressure error in P is। कह रहा है एक प्रयोग किया गया जिसमें 4 भौतिक राशियां हैं A, B, C और D, उनके नापने में प्रतिशत त्रुटि 1, 2, 3 और 4% होती है। कह रहा है कि एक क्वांटिटी P है जिसका कैलकुलेटेड फार्मूला नीचे दिया गया है A क्यूब B स्क्वायर अपॉन CD। तो कह रहा है P के नापने में कितनी प्रतिशत त्रुटि होगी। फिर वैसे ही करना है। अब देखिए यहाँ पर फार्मूला दे दिया है P इक्वल टू A क्यूब B स्क्वायर अपॉन CD। अब प्रतिशत त्रुटि निकालना है P की, तो फिर वैसे dP अपॉन P लिखिए या डेल्टा P अपॉन P लिखिए या इस तरह ट्रायंगल बना के डेल्टा लिखिए। तो डेल्टा P अपॉन P इंटू 100 हो गया इक्वल टू A में 3 है पावर तो 3 पहले आ जाएगा, डेल्टा A अपॉन A लिख देंगे इसको। B में पावर 2 है तो 2 पहले आ जाएगा, डेल्टा B अपॉन B लिख देंगे। प्लस C में कुछ नहीं है तो डेल्टा C अपॉन C लिख देंगे। प्लस D में कुछ नहीं है तो डेल्टा D अपॉन D लिख देंगे। प्रतिशत निकालना है तो इधर भी 100 का गुणा करेंगे, इधर भी 100 का गुणा। अभी आ गया 3 को ऐसे लिख देंगे। A में 1% की प्रतिशत त्रुटि थी तो 1% हो गया। B में 2 की थी तो 2%, C में 3 की तो 3%, D में 4 की तो 4%। कैलकुलेट किया गया तो 14% आ गया। यही हमारा आंसर हो जाएगा।
9वां क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है स्टूडेंट मेजर द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फ्री फॉल ऑफ ए बॉडी। एक विद्यार्थी, एक गेंद है वो ऊपर से फ्री फॉल हो रहा है, मतलब मुक्त अवस्था में गिर रही है। तो कह रहा है इनिशियली एट रेस्ट, जब वो गिरी है तो पहले स्थिर थी, मतलब कोई व्यक्ति छत पे चढ़ा है, वो हाथ में पकड़े है बाल, अब पहले स्थिर है, उसने छोड़ दिया तो मुक्त अवस्था में जमीन में गिर रही है। इन ए गिवन टाइम, दिए गए समय में, ही यूज दिस डाटा टू एस्टिमेट जी। अब उसमें वो जो डाटा दिए गए हैं उस डाटा को वो जी मतलब गुरुत्वीय त्वरण के कैलकुलेशन में यूज कर रहा है। कह रहा है द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि जी जो है गुरुत्वीय त्वरण है। इफ द मैक्सिमम परसेंटेज एरर, तो कह रहा है इफ द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ द डिस्टेंस एंड द टाइम आर E1 एंड E2 रेस्पेक्टिवली, अगर अधिकतम प्रतिशत त्रुटि है उसके डिस्टेंस यानी दूरी और टाइम के नापने में, उसको मान लिया है E1 एंड E2 रेस्पेक्टिवली, मतलब क्रमशः। तो कह रहा है द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ ग्रेविटी, तो अगर दूरी और समय के नापने में E1 और E2 अधिकतम प्रतिशत त्रुटि है, तो कह रहा है गुरुत्वीय त्वरण के नापने पर अधिकतम प्रतिशत त्रुटि क्या होगी। तो हमको दूरी और समय दे दिया है और उसके नापने में E1 और E2 अधिकतम प्रतिशत त्रुटि हो रही, तो हमें ऐसा फार्मूला यूज करना है जिसमें दूरी और समय हो और गुरुत्वीय त्वरण भी हो, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण नापना है कि प्रतिशत त्रुटि निकालना। तो देखिए फ्रॉम द रिलेशन, अब कोई चीज ऊपर से गिर रही है, फ्री फॉल हो रहा है मुक्त अवस्था में, तो गति के 3 नियम दिए गए थे हमको। तो ऊपर से गिरेगा तो कुछ ऊंचाई तय करेगा और उसकी कुछ ऊपर जो प्रारंभिक वेग था वो 0 था, क्योंकि कह रहा है कि मुक्त अवस्था में गिरना शुरू करता है रेस्ट से, तो पहले उसकी u जो थी प्रारंभिक वेलोसिटी वो 0 हो जाएगी। तो हमारे पास एक फार्मूला है h बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, इसमें h भी आ गया, ऊंचाई भी, प्रारंभिक वेग भी आ गया, गुरुत्वीय त्वरण भी आ गया, समय भी आ गया। यही ऊंचाई ही डिस्टेंस है जिसको E1 माना है कि प्रारंभिक अधिकतम प्रतिशत त्रुटि डिस्टेंस में, तो चूंकि ऊपर से नीचे गिर रहा है तो वही डिस्टेंस हमारी ऊंचाई हो जाएगी। अब देखिए प्रारंभिक वेग कह रहा है मुक्त अवस्था में गिर रहा है जब उसका प्रारंभिक वेग 0 है, मतलब u 0 है, तो जब u 0 हो जाएगा तो t का गुणा होगा तो पूरा 0 हो जाएगा, इसलिए इसको हटा दिया। h बराबर हाफ gt स्क्वायर डायरेक्ट लिख दिया। अब g निकालना है तो g बराबर हो जाएगा 2h अपान टी स्क्वायर, चूंकि बॉडी इनिशियली एट रेस्ट इसलिए इसको 0 मान लिया। अब कह रहा है टेकिंग नेचुरल लॉगरिथम ऑन बोथ साइड वी गेट, अब दोनों तरफ अगर हम लॉग ले लें तो ये हो जाएगा ln g बराबर ln h, और जो नीचे होता है ये देखिए t का स्क्वायर है तो ये पहले आ जाएगा 2 इंटू ln और t हो जाएगा, जो स्क्वायर में होगा वो पहले आ जाएगा। और देखिए यहाँ पर जो संख्या है उसको हमने हटा दिया है, लॉग लेते समय संख्या को हटा देंगे, ये जो होगा 2 3, स्क्वायर वाला नहीं, स्क्वायर वाला तो पहले आके गुणा के रूप में हो जाएगा। तो डिफरेंशिएटिंग, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे जब हम, तो फिर वैसे ही आ जाएगा। ये एक स्टेप इसने लिख दिया है लॉग लगा के, ना लिखे तो ना लिखिए, जैसे हम यहाँ डायरेक्ट लिखते थे वैसे डायरेक्ट आप लिख दीजिए। तो डायरेक्ट लिखना है तो डेल्टा जी अपान जी लिख दीजिए, इक्वल टू ये है तो डेल्टा एच अपान एच आ जाएगा, यहाँ से माइनस ये 2 आया है तो 2 डेल्टा टी अपान टी, अंक को छोड़ देते हैं, इसको ध्यान देना। अब ये इस फार्म में आ गया। अब देखिए फॉर मैक्सिमम परमिजिबल एरर, सबसे ज्यादा जो है प्रतिशत त्रुटि के लिए डेल्टा जी अपान जी, और प्रतिशत त्रुटि है तो 100, अब मैक्सिमम निकालना है तो सब यहाँ पर धनात्मक हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए ऋण है, लेकिन क्योंकि हमको अधिकतम प्रतिशत त्रुटि निकालना है तो अधिक हमेशा तभी आएगा जब जोड़ा जाएगा, तभी तो अधिक आएगा, नहीं कम नहीं आ जाएगा। तो अधिकतम प्रतिशत त्रुटि के लिए सब कुछ जोड़ दिया जाएगा, तो यहाँ पर देखिए सब कुछ जोड़ दिया।
तो डेल्टा जी अपान जी गुणे 100 मैक्सिमम मतलब अधिकतम बराबर डेल्टा एच अपान एच गुणे 100 प्लस 2 आया था स्क्वायर वाला तो पहले लिखा, फिर डेल्टा टी अपान टी गुणे 100 अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। जो हमको दी गई है प्रॉब्लम उसके हिसाब से क्या कह रहा है कि डेल्टा एच अपान एच इंटू 100 E1 है। दूरी में अधिकतम तो T1 थी जब क्वेश्चन कर रहे थे, तो ये दूरी हमारी ऊंचाई है ऊपर से गिरने पर, तो ये E1 दी गई है और समय में अधिकतम प्रतिशत तो T2 दी गई थी क्वेश्चन में पढ़िए। तो देयरफॉर डेल्टा जी अपान जी में मैक्सिमम प्रतिशत कितना हो जाएगी, ये E1 है ये E2 है, तो 2 का गुणा होगा तो E1 प्लस 2E2 हो जाएगा। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कह रहा है इफ द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज 2%। स्फीयर का मतलब ठोस गोला, सॉलिड स्फीयर ठोस गोला, हालो स्फीयर खोखला गोला, स्फीयर भर दिया है मतलब गोला। तो कह रहा है गोले की त्रिज्या को नापने में 2% की त्रुटि होती है। एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रेडियस माने त्रिज्या, तो त्रिज्या के नापने में, गोले की त्रिज्या नापने में 2% की त्रुटि होती है। तो कह रहा है देन द एरर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर विल बी, तो उस गोले के आयतन को नापने में कितना त्रुटि होगी। सीधा फार्मूला लगा देना। तो ये देखिए आयतन का फार्मूला होता है गोले के 4/3 पाई आर क्यूब, बहुत बार पढ़ चुके हैं। अब फिर दोनों तरफ लाग ले लेंगे जैसे वहां लिए थे, तो ये हो जाएगा ln v इक्वल टू ln 4/3 पाई हो जाएगा प्लस ln r क्यूब हो जाएगा। अब डिफ्रेंशिएटिंग, अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो चूंकि ये 4/3 पाई कोई बीमा नहीं होती तो इसको हटा देंगे, तो ये इतना बचेगा। तो जैसे डेल्टा वी अपान वी लिखते थे वैसे लिख देंगे, चाहे डेल्टा लिखिए चाहे डी लिखिए। तो डी वी अपान वी इक्वल टू ये क्यूब में है तो आगे आ जाएगा, तो 3 डी डेल्टा आर या डी आर अपान आर हो जाएगा। ये पूरा हट जाएगा क्योंकि 4/3 और पाई बीमाहीन है, तो ये हट जाएगा। एरर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ द वॉल्यूम, तो आयतन के नापने में कितना प्रतिशत त्रुटि होगी, तो हमारी ये 3 dr/r आ गया है, तो 3 और डेल्टा r/r मतलब ये त्रिज्या के मापन में त्रुटि, तो 2 थी तो 2 कर दिया और परसेंटेज के लिए 100 का गुणा किया या डायरेक्ट प्रतिशत लिख दिया, तो यह आ गया 6%। तो त्रिज्या के मापने में अगर 2% की त्रुटि है तो आयतन के नापने में 6% की त्रुटि हो जाएगी। अब आज अब यहीं तक। अब अगला 11वें क्वेश्चन से हम लोग स्टडी करेंगे अगले लेक्चर में।